नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल पे करंट अफेयर्स सीरीज के आज के इस अंक में। दोस्तों मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट देखिएगा और इंपॉर्टेंट जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज नोटेड जानकारी कई बार आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which state has got the first place in the category of big states in the Health Index year 2019 to 2020 released by नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक वर्ष 2019-20 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है केरला जी। तो नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है हेल्थ इंडेक्स ईयर, जो कि 2019 और 20 के लिए है। यानी कि 2019 और 20 के डेटा के हिसाब से नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी किया है। और ये जो इंडेक्सिंग इसने की है नीति आयोग ने, वह स्टेट्स को डिफरेंट कैटेगरी में करके रख के किया हुआ है। मतलब इंडेक्सिंग जो की गई है वो बड़े राज्यों के टर्म में की गई है, छोटे राज्यों के टर्म में की गई है, यूटीज के टर्म में की गई है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के टर्म में की गई है। राइट, और हर कैटेगरी में हर स्टेट ने अपनी अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस दी है। राइट, तो इसमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी गई है स्टेट के टर्म में, बड़े राज्यों के टर्म में केरला ने टॉप किया है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है। राइट, किस पे है? सेकंड प्लेस पे है। बड़े राज्यों की बात हो रही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जा रही है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के एनालिसिस और मेजरमेंट करके ही यहाँ पे इंडेक्सिंग की जाती है। कोई भी इंडेक्सिंग जब की जाती है तो उसमें फैक्टर्स को या डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मतलब कि हेल्थ इंडेक्स में भी अलग अलग एक तरीके से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उसकी एनालिसिस की गई है। राइट, और कैटेगरी वाइज किया गया है, छोटे राज्यों के प्रति और बड़े राज्यों के प्रति और यूटीज के प्रति। राइट, तो यहाँ पे बड़े राज्यों में सेकेंड प्लेस पे है तमिलनाडु, पहले पे है केरला। राइट, और अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है। राइट, कहां पे है? थर्ड प्लेस पे है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये फोर्थ प्लेस पे है। राइट, उत्तर प्रदेश क्या है? फोर्थ प्लेस पे है और ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। राइट, मतलब बड़े राज्यों में सबसे खराब परफॉर्मेंस जो दी है वो उत्तर प्रदेश ने दी है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के टर्म में बात कही गई है, डेटा में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक तरीके से इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि इसमें लगातार सुधार आ रहा है। राइट, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस दी गई है बड़े राज्यों में, इसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट आई है, यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस आई है। राइट, वहीं पे अगर हम यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का एक तरीके से इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रहा है और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के टर्म में इसने टॉप किया है। उसके बाद दिल्ली आती है, यानी कि दिल्ली में जो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दी गई है वो जम्मू एंड कश्मीर के बाद देखा गया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूटीज में लद्दाख को शामिल नहीं किया गया इस इंडेक्सिंग में, बिकॉज डेटा की कमी थी। मतलब डेटा ना होने की वजह से यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स ईयर 2019-20 में लद्दाख को शामिल नहीं किया गया था। राइट, तो ये दो चार पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। बाकी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो जरूर आप डिटेल में जाइए और हर कैटेगरी में स्टेट्स के परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि किस स्टेट ने किस फैक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दी है या किस स्टेट ने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिखाई है। राइट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Prime Minister Narendra Modi has recently laid the foundation stone of the धौला सिद्ध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश जी। तो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। राइट, और सिर्फ धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना ही नहीं, एक तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में 4 जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अगर उनके मैं नाम लूं तो मैं आपको बता दूं, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट भी बनना है और लोहारी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनना है। धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है स्वरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट।
राइट। तो ये 4 नाम हैं, आप इनके नाम अच्छे से याद कर लें और इसकी एक नोट्स तैयार कर लें कि मतलब ये इनके नाम क्या हैं और ये किन रिवर पे बनने वाले हैं, इनकी कैपेसिटी क्या होने वाली है, मतलब कि इनके द्वारा कितनी क्षमता की विद्युत उत्पादन होगा, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनके डिटेल में जरूर जाएं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बनने वाला है और खासतौर पर तब जब आप हिमाचल प्रदेश को एग्जाम दे रहे हों, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the title of Best Male Footballer as announced at the Globe Saucer Award 2021? ग्लोब सॉसर अवार्ड 2021 की घोषणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या किलियान एम्बापे या लियोनार्डो बोनुची। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है किलियान एम्बापे, राइट। इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद कर लें और इंपॉर्टेंट अवार्ड भी है, तो इस अवार्ड का भी नाम अच्छे से याद कर लें। जी हाँ, ग्लोब सॉसर अवार्ड्स 2021, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे अदर नाम की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की, तो इन्हें फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड दी मैराडोना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। और अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इनको टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम से पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगर लियोनार्डो बोनुची की बात करें, तो इनको बेस्ट डिफेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर चुना गया है, राइट। तो ये नाम है और इनको किस तरीके से रिकॉग्निशन दिया गया है, क्या अवार्ड दिया गया है, अच्छे से याद कर लें, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Deputy National Security Advisor of India? भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पंकज शरण, विक्रम मिश्री, राजेंद्र खन्ना, अजीत डोभाल। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन है विक्रम मिश्री जी। तो नया नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में एक नया नाम जुड़ा है विक्रम मिश्री का। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, पंकज शरण की बात करें, तो ये भी करंट डिप्टी एनएसए हैं, राइट। ये भी क्या है, डिप्टी एनएसए हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि भारत में एक एनएसए होता है, यानी कि मुख्य सुरक्षा जो सलाहकार होते हैं, और उनका नाम आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे अजीत डोभाल हैं, राइट। लेकिन साथ में एनएसए को असिस्ट करने के लिए डिप्टी एनएसए भी काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पंकज शरण डिप्टी एनएसए हैं, मतलब वो कार्यरत हैं। और राजेंद्र खन्ना की बात करें, तो ये भी ऑलरेडी सर्विंग एनएसए हैं, मतलब कि ये भी डिप्टी एनएसए हैं, राइट। और अजीत डोभाल तो आप जान ही रहे हैं, वो एनएसए हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लें और पोस्ट भी अच्छे से याद कर लें। और खास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे अजीत डोभाल की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, और यहाँ पे एनएसए का किस तरीके से रोल रहता है, सुरक्षा एजेंसी के रूप में किस तरीके से इसका रोल रहता है, किस तरीके से काम करती है, ये भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Rajiv Ahuja has recently taken over as the interim managing director and chief executive officer of which of the following bank? राजीव आहूजा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यस बैंक, जन लघु वित्त बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड या आरबीएल बैंक। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है आरबीएल बैंक जी। तो आरबीएल बैंक के इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं यहाँ पे राजीव आहूजा, राइट। नाम अच्छे से याद कर लें और बैंक का नाम अच्छे से याद कर लें, पोस्ट का नाम आपको तो याद ही रहना चाहिए, इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, राइट। तो यहाँ पे राजीव आहूजा भी आरबीएल बैंक से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और काफ़ी उल्लेखनीय इनका योगदान रहा है आरबीएल बैंक में। अगर हम यहाँ पे बात करें कि राजीव आहूजा किसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि किसके स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाम है, एक तरीके से लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फॉर्मर सीएम है विश्ववीर आहूजा, राइट। तो उनको रिप्लेस करेंगे राजीव आहूजा,
राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। और विश्ववीर आहूजा का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में या बैंकिंग फील्ड में। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि विश्ववीर भी आरबीएल बैंक से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इनका जो योगदान रहा है वो 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका में भी एमडी एंड सीईओ के पद पर रहा है, राइट। मतलब कि बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन्होंने एमडी एंड सीईओ के पद पर काम करते हुए काफी उल्लेखनीय योगदान दिया था 2001 से 2009 तक, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लें, पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following eminent environmentalist has been honored with the international honor Global Environment and Climate Action Citizen Award? निम्नलिखित में से किस मशहूर पर्यावरणविद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, विरल देसाई, अश्विनी कुमार शर्मा, मधु पंडित दास या पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है विरल देसाई जी। तो ये नाम अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड की, राइट। तो उससे जुड़ा हुआ नाम है अब विरल देसाई, अच्छे से याद कर लें। और अवार्ड का भी नाम अच्छे से याद कर लें, डिटेल में भी इसके जा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यानी अश्विनी कुमार शर्मा की बात करें, मधु पंडित दास की बात करें, पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो इस अवार्ड के रेसिपिएंट हैं, मतलब कि इन सबको ये अवार्ड मिल चुका है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city of India has the foundation stone of 2 DRDO centers been laid recently? हाल ही में भारत के किस शहर में 2 DRDO केंद्रों की आधारशिला रखी गई है? और यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ या रांची। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है लखनऊ जी। तो डीआरडीओ ने लखनऊ में 2 सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया है और डीआरडीओ ने इन 2 सेंटर्स को जो एस्टेब्लिश किया है उसके पीछे मकसद ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को प्रोड्यूस किया जा सके, या एक तरीके से अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट मांगा जा रहा है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री में अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाना है तो उसमें एक तरीके से पेश लाया जा सके। मतलब कि अब इंडिया धीरे धीरे डिफेंस फील्ड में निर्यातक कंट्री की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि आप इन दोनों सेंटर्स के टर्म में जान लीजिए कि दोनों सेंटर्स जो फोकस करने वाली हैं या इन दोनों सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने का जो मकसद है डीआरडीओ का वो ये है कि यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक तरीके से इस पे रिसर्च को बढ़ाया जा सके, इसका डेवलपमेंट किया जा सके और इसका प्रोडक्शन भी किया जा सके, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो सेंटर्स हैं वो अगले 2 से 3 साल में काम करना स्टार्ट कर देंगे और बताया जा रहा है कि ये हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है आने वाले सालों में। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country has launched high resolution camera satellite Xion 102E? निम्नलिखित में से किस देश ने उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे से लैस उपग्रह Xion 102E का प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या उत्तर कोरिया। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है चीन, यानी चाइना जी। तो चाइना ने एक यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है Xion 102E, राइट। सैटेलाइट का नाम अच्छे से याद कर लें। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस सैटेलाइट का जो वेट रखा गया है वो 2.5 kg रखा गया है। कितना रखा गया है? 2.5 kg रखा गया है, राइट। तो वेट के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद कर लें। 2.5 kg रखा गया है। और इस सैटेलाइट में अगर हम कैमरों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड एंड हाइपर स्पेक्ट्रल कैमराज को इक्विप्ड किया गया है, यानी कि ये सारे कैमराज लगाए गए हैं ताकि इस या इन कैमरे के रेंज में आने वाला जो स्पेस है उस स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सके, उच्च क्वालिटी की फोटोज ली जा सकें, राइट। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं ये सारे कैमरे, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Oil India Limited has recently announced to set up a hydrogen plant? Oil India Limited ने हाल ही में किस राज्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है असम जी।
तो आसाम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस प्लांट में हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस की जानी है वो एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जानी है। और मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी 3-4 वीडियो में इस चीज को बताया है, जब भी हाइड्रोजन की बात आई है और जब भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात आई है तो मैंने आपको बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली, या केमिकल जो प्रोसेस होता है बेसिकली, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम जो एनर्जी का यूज करते हैं वो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब मेरा ये है कि चाहे वो सोलर सोर्स हो या विंड सोर्सेज हो, राइट। तो सोलर और विंड सोर्सेज एनर्जी का ही यूज करके बेसिकली यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के प्लांट की काफी सख्त जरूरत है भारत में, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने COP21 को ध्यान से पढ़ा हो या उस पर नज़र रखी हो या सुना हो आपने भारत को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि COP21 यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसमें भारत ने 2030 तक जो कार्बन एमिशन की बात आती है या जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात आती है, तो 2030 तक भारत 33 से 35% तक रिड्यूस करने वाला है। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसका 33 से 35% रिड्यूस करने वाला है। और ये जो परसेंटेज है वो 2005 के लेवल का परसेंटेज काउंट किया जाएगा, यानी 2005 का जो लेवल था उसका 33 से 35% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक, राइट। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेफिनेटली इस तरीके के डेवलपमेंट और इस तरीके के प्लांट की सख्त जरूरत है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city of Uttar Pradesh has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the state's second metro rail project? उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की दूसरी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या कानपुर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पे है कानपुर जी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है, राइट। देखिए यहाँ बात आ रही है राज्य की दूसरी मेट्रो रेल परियोजना। तो पहली परियोजना कहाँ पे शुरू की गई थी या कहाँ पे स्टार्टेड है? तो मैं आपको बताऊं कि पहली जो परियोजना शुरू की गई थी वो लखनऊ में शुरू की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए, राइट। लखनऊ में पहली परियोजना शुरू की गई थी, ऑलरेडी वहां पे मेट्रो स्टार्टेड है। और कानपुर में ये दूसरी परियोजना है, राइट। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, यानी कि इस मेट्रो परियोजना की लेंथ की बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि यह 32 किलोमीटर लंबी परियोजना है। मतलब कि 32 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये मेट्रो सेवा प्रोवाइड कराएगी, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि 2019 में ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया था। मतलब कि इस मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था 2019 में। और इसका जो ट्रायल अभी देखा गया है वो भी हाल ही में 10 नवंबर को देखा गया है। और ये जो ट्रायल था वह IIT कानपुर से लेके मोती झील तक ट्रायल किया गया था। 9 किलोमीटर का ये ट्रायल था। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार क्वेश्चन इसके टर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। IIT कानपुर से लेके मोती झील तक ट्रायल किया गया था 9 किलोमीटर का, राइट। और अब फाइनली यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सर्विस है, मेट्रो रेल सर्विस है, उसका इनॉग्रेशन किया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि कानपुर मेट्रो देश का सबसे तेज गति से बनने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट है। जी हाँ, कानपुर मेट्रो को सबसे तेज गति से बनाया गया है, इसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेटा को भी अच्छे से याद कर लें, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनके आंसर्स को अच्छे से याद कर लें, साथ में जो एक्स्ट्रा जानकारी थी उसको भी अच्छे से याद कर लें। और आई होप आपने वो जानकारी नोट जरूर की होगी और उसका आप एग्जाम टाइम में रिवाइज जरूर करिएगा, कहीं ना कहीं वो जानकारी आपको हेल्प करने वाली है, राइट। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, पॉइंट वाइज दी जाती है,
ताकि आप वहाँ पे उसको आसानी से पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ और नोट कर पाएँ, ताकि इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन कर पाएँ और इसका हेल्प ले पाएँ। राइट, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।